अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम टॉपिक 9 सिंगल एंट्री पर थे एंड क्वेश्चन 1 जो है वो सिंगल एंट्री का कंप्लीट हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन मार्च 4 2021 मिस्टर मुनीब स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1 lakh एंड डिसाइडेड to keep his business accounting records under single entry system. On June 30, 2021, the following information was available from his records. यहाँ पर 1 मार्च 2021 को मुनीब ने स्टार्ट करा है बिजनेस जो कि 1 लाख इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। एंड 30 जून 2021 को उनका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो क्लोज हो जाता है, जो कि एंडिंग अकाउंट्स जो है मतलब 30 जून के जो अकाउंट्स हैं वो ये रहे: कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, फर्नीचर, अकाउंट पेबल, बैंक लोन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है 30 जून 2021 की, जो कि 6 हैं, जो कि ये रहेगी, ठीक है। रिक्वायर्ड बहुत सिंपल है, प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंडेड ऑन जून 30, 2021। जो हम क्वेश्चन 1 में रिक्वायर्ड पूरी करी थी, जो कि स्टेटमेंट की प्रॉफिट एंड लॉस की, वही रिक्वायर्ड है यहाँ पर भी, जिसके लिए हमें कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड चाहिए है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, मिस्टर मुनीब जो है उन्होंने स्टार्ट करा है बिजनेस। स्टार्ट का मतलब ये होता है कि पिछला कोई कोई अकाउंट्स नहीं होंगे, बस उन्होंने जो है वो 2021 1 मार्च को स्टार्ट करा है। तो मार्च से पहले, ठीक है, फेब में उनके पास कोई अकाउंट्स नहीं थे, मतलब ना उनके पास कोई कैश था, ना उनके पास कोई एसेट वगैरह थे, ना कोई लायबिलिटी, कुछ भी नहीं था। उन्होंने बस 1 मार्च को जो है वो स्टार्ट करा है। जिस तरीके से 30 जून के यहाँ पे अकाउंट्स दिए गए हैं, एसेट्स दिए गए हैं, लायबिलिटीज दी गई हैं, ऐसे इनके पास कैपिटल एट स्टार्ट में नहीं है, ठीक है। जस्ट इनके पास इन्वेस्टमेंट है जो कि 1 लाख की है, जो कि कैपिटल एट स्टार्ट कहलाएगी, ठीक है। कैपिटल एट एंड हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, जो कि हम यहाँ पे जस्ट हेडिंग किसकी डालेंगे, कैपिटल एट एंड की। एसेट्स, कैश इन हैंड 39,000, कैश इन हैंड 39,000, कैश एट बैंक 24,000, कैश एट बैंक 24,000, अकाउंट रिसीवेबल 7,000 का, अकाउंट रिसीवेबल 7,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 20,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 20,000। ये सारे एसेट्स हैं, करंट और फिक्स हों सब हम जो है मर्ज करके लिख देंगे। फर्नीचर 46,000, फर्नीचर 46,000। कैलकुलेट करेंगे, टोटल एसेट्स आ जाएंगे आपके पास 1,36,000 के, लेस कर देंगे लायबिलिटीज़, जो कि लायबिलिटीज़ की हेडिंग शो होगी। लायबिलिटीज़ में यहाँ पे करंट हो, लॉन्ग टर्म हो, सब आ जाएंगे। अकाउंट पेबल था 12,000 का, बैंक लोन था 10,000 का। अकाउंट पेबल 12,000, बैंक लोन 10,000, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल लायबिलिटीज़ आ गए आपके पास 22,000। टोटल एसेट से टोटल लायबिलिटीज़ को आप माइनस करेंगे, कैपिटल एट एंड आ जाएगा 1,14,000 का, ठीक है। याद रखिएगा, कैपिटल एट एंड जब आप कैलकुलेट करें तो एसेट्स लायबिलिटीज़ आपके पास एंडिंग होने चाहिए, और अगर कैपिटल एट स्टार्ट आप कैलकुलेट करें तो आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो है वो ओपनिंग होने चाहिए। यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट करा था, इसलिए जस्ट इन्वेस्टमेंट थी उनके पास। कैपिटल एट एंड हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हम ईजिली स्टेटमेंट बना सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। आप हेडिंग डाल देंगे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस की। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एट एंड, जो कि 1,14,000 का हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा। ऐड कर देंगे ड्राइंग। ड्राइंग हमें एडिशनल डेटा में दी गई होगी। ड्यूरिंग द पीरियड बी ही विड्रॉ कैश 6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ हो, होम यूज़ हो, ये सब आ सकते हैं। या ड्राइंग भी मतलब क्लियरली बताएंगे भी कि भाई ये ड्राइंग है, और कभी पर्सनल यूज़ के नाम से दिए जाते हैं, ठीक है। तो विड्रॉ जो है अलग अलग हो सकता है, बिजनेस यूज़ के लिए भी विड्रॉ हो सकता है या पर्सनल यूज़ के लिए भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पर्सनल यूज़ ड्राइंग होगा, जो कि ड्राइंग स्टेटमेंट में जो हम मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट हम बना रहे होंगे वहाँ पर हम ऐड करेंगे कैपिटल एट एंड के साथ, जो कि यहाँ पे 6,000 की हमने ड्राइंग को ऐड किया। टोटल कैपिटल आ गया हमारे पास 1,20,000 का, ठीक है। कैपिटल एट एंड में हम ड्राइंग को ऐड करेंगे, टोटल कैपिटल आ जाएगा 1,20,000 का। लेस कर देंगे कैपिटल एट स्टार्ट और लेस कर देंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी। कैपिटल एट स्टार्ट यहाँ पर जो था वो 1 लाख का था, तो यहाँ पर हमने 1 लाख लिख दिया। एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमेशा एडिशनल डेटा में दी गई होगी आपके पास, जिसमें यहाँ पे क्लियरली बताया गया एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 वॉज आल्सो मेड, ठीक है। मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी की थी इन्होंने। एडिशनल इन्वेस्टमेंट 20,000, 1 लाख और 20,000 का आप प्लस करेंगे, ये टोटल कैपिटल एट स्टार्ट हो जाएगा 1,20,000 का। इसको आपने टोटल कैपिटल से माइनस करना होता है, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा अनएडजस्टेड। अब अनएडजस्टेड नहीं ले, क्योंकि इनका कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल और इनका कैपिटल एट स्टार्ट जो है वो एक जैसा है, बिल्कुल मतलब सेम था। क्योंकि कैपिटल एट एंड में जो हमने ड्राइंग को ऐड किया था तो हमारे पास टोटल कैपिटल आया था 1,20,000।
फिर हमने उसमें कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशन इन्वेस्टमेंट जो है वो लेस करनी होती है। जब हमने उन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लेस किया, वो भी 1,20,000 है, तो हमारा अनएडजस्टेड प्रॉफिट जो आया वो नील आया, कोई मसला नहीं है। लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले हमारे पास डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन फर्नीचर 12%। अब यहाँ पर हमारे पास फर्नीचर फिक्स एसेट था जो कि 46,000 का था, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया फर्नीचर पर वो 12% है। तो फिर हम क्या करेंगे, फर्नीचर को जो है वो एंडिंग डेटा में दिया गया हो, उसमें से हम फिक्स एसेट उठाएंगे, मतलब जिसका भी डेप्रिसिएशन कहा जाएगा। डेप्रिसिएशन 46,000 का था, उन्होंने कहा है कि 12%। डेप्रिसिएशन हो, बैड डेट एक्सपेंस हो, इसकी जो परसेंटेज होती है इंटरेस्ट एक्सपेंस हो, इनकी जो परसेंटेज होती है नहीं पर एनम की होती है, मतलब पूरे पूरे साल की होती है, ठीक है। लेकिन हम मशीन पूरे साल डेप्रिशिएट नहीं करते, बैड डेट एक्सपेंस पूरे साल का नहीं होता, कभी कभार इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है वो भी पूरे साल का नहीं होता। फिर जितने भी मंथ्स हम यूज़ करते हैं फिर हम जो है उतना निकालते हैं। अब देखें, ये मशीनरी फर्नीचर कब का था हमें नहीं पता, लेकिन जब डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 12%, तो यहाँ पे ये पर एनम है, ठीक है। अगर नहीं बताया गया आपको पर एनम ही कंसिडर करना है, क्योंकि परसेंटेज जो होती है ना ये पर एनम की होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो यार इन्होंने बिजनेस जो वो 1 मार्च को स्टार्ट करा, ठीक है, फिर एंडिंग हो गया जून 30 और साल एक ही है बिल्कुल। तो मतलब क्या हुआ कि इन्होंने ये फर्नीचर जो है वो मार्च में यूज़ किया, ठीक है, मतलब 1 मार्च को जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो मार्च में ये मशीन यूज़ हो होगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब ये मशीन जो है ना वो 4 महीने यूज़ हुई है, ठीक है। मतलब 4 मंथ जो है वो इस फर्नीचर को हमने डेप्रिशिएट किया है 4 मंथ। तो ये 12% जो वो पर एनम है, लेकिन हमने इस साल जो ये फर्नीचर ये सिर्फ 4 महीने यूज़ किया, तो बस हम 4 महीने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे। किस तरीके से निकलेगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर लिखेंगे। टोटल कॉस्ट जो थी उसकी 46,000 थी, आपने उसका 12% ले लिया, ये पर एनम आ गया। पर एनम में से आप 4 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी आपको कोई भी चीज़ हो आपके पास वो पूरे साल की है और आपको कुछ महीने की उसमें से निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, जितने भी महीने की आपको निकालनी है, मतलब जितने भी मंथ्स की आपको निकालनी है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड हमेशा 12 से करेंगे। अब ये जो फर्नीचर है ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, बस 4 महीने जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है, तो सिर्फ 4 मंथ्स का हमें कैलकुलेट करना है। तो 46,000 का आपने 12% लिया, ठीक है, फिर आपने उसी अमाउंट को 4 से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड कर देंगे 12 से, आपके पास 1,840 रुपीज़ आ जाएंगे। पहले आपने 46,000 का 12% लेना है, जो भी आपके पास अमाउंट आएगी उसका आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 12 से, आपके पास 1,840 रुपये आ जाएंगे, जो कि डेप्रिसिएशन कहलाएगा फर्नीचर का। इसके बाद आ जाते हैं बेड डेट वर एस्टिमेटेड 500। बेड डेट एक्सपेंस 500, हमें इसकी अमाउंट क्लियरली बताई थी। इसके बाद है रेंट वॉज प्रीपेड इज 6,000। अब मैंने प्रीपेड का आपको जो है वो कंसेप्ट क्लियर कर दिया था क्वेश्चन 1 में कि आप उसको जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी लिख सकते हैं, आप उसको अदर इनकम में भी लिख सकते हैं, लेकिन अदर इनकम में आप उसको ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप उसको लेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको लेस करके दिखा रही हूँ, जैसे कि प्रीपेड रेंट लिख रही हूँ, लेकिन मैं उससे पहले लेस लिखूंगी क्योंकि मैं इसको लेस कर रही हूँ। अगर आप इसको अदर इनकम में लिखते हैं तो वहाँ पर आप ऐड करके लिखेंगे, लेकिन आप अगर इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिख रहे हैं तो आप उसको लेस करके लिखेंगे। लेस प्रीपेड रेंट 6,000, और इसको लेस की सूरत में ही लिखना है। इसके बाद तो हमारे पास कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं बचा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बेड डेट एक्सपेंस प्लस किया आपने, ठीक है, ये 6,000 इन दोनों को प्लस किया, फिर प्रीपेड रेंट को इससे माइनस कर दिया, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके पास आए 3,660 रुपीज़। अब कोई अनएडजस्टेड प्रॉफिट तो था नहीं कि आप इसको माइनस कर दें, तो ये 3,660 रुपीज़ जो वो माइनस में लिखते हैं क्योंकि हम इसको माइनस कर रहे होते हैं यहाँ से, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएंगे 3,660 रुपीज़, और ये कहलाएगा लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। फिर हम ऐड अदर इनकम की हेडिंग डालेंगे। अदर इनकम हमारे पास जो थी वो अक्रूड थी, अक्रूड एक्सपेंस के साथ भी आ सकता है, इनकम के साथ भी आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर कमीशन इनकम में मतलब अक्रूड का मतलब क्या है कि हमने काम वगैरह तो कर दिया लेकिन इसका इनकम जो है वो अभी मिली नहीं है, तो हम शायद नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो हमें वहाँ मिल जाएगी, तो इसको हम ऐड ही करेंगे 7,000 की। 7,000 जो है वो कमीशन इनकम के नाम से यहाँ पे ऐड कर दिए जाएंगे। 3,660 रुपीज़ को आप ऐड कर देंगे 7,000 में, आपके पास नेट इनकम या इसको नेट प्रॉफिट कह सकते हैं 3,340 रुपीज़, इसको एडजस्टेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आप इसको एडजस्टेड प्रॉफिट का नाम ही दीजिएगा, ठीक है। सो ये 3,340 रुपीज़ आपके पास एडजस्टेड कैपिटल आता है।
ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड होती है वो ज़्यादातर स्टेटमेंट ही, मतलब रिक्वायरमेंट कहते हैं कि भाई स्टेटमेंट बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी था, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही था, जो कि कंप्लीट हो गया है।